और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। सभी साथी हमारे साथ जुड़ जाइए तथा क्लास को शेयर कर दीजिए। हमारी क्लास रोज़ सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, जो कि जीके की क्लास होती है। जीके में हम रोज़ 25 क्वेश्चंस करते हैं, वैसे ही आज भी करेंगे। और हमारे चैनल पर और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जैसे कि हिंदी, जीके कला वर्ग या फिर रीजनिंग। तो आप उन सबको भी अटेंड करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज की क्लास में हम जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्ति पूजा और यज्ञ, एंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकृति पूजा और भक्ति। तो क्या था पूर्व वैदिक काल? वैदिक काल किस टाइम से किस टाइम तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस टाइम में क्या हुआ था? अब जब इतना पुराना माना जाता है तो उस टाइम में क्या था कि लोग मतलब यज्ञ वगैरह पर ज़्यादा बिलीव करते थे, पेड़ वगैरह की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया। तो इन सब पर ज़्यादा बिलीव करते थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकृति को ज़्यादा मानते। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु और प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? मतलब कहाँ की खुदाई की गई थी कि हमें लौह धातु और प्राचीनतम प्रमाण मिले थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तक्षशिला, बी हो जाएगा अंतरजी खेड़ा, सी हो जाएगा कौशाम्बी, एंड डी हो जाएगा हस्तिनापुर। तो क्या हुआ था, जहाँ हमें खुदाई मतलब लोहे के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बी अंतरजी खेड़ा, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, अंतरजी खेड़ा है, जहाँ पर हमें लोहे के कुछ औजार मिले थे जब खुदाई हुई थी। तो क्या क्या मिला था उसमें हमें? उसमें मिली थी कीलें, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का औजार और काफ़ी ऐसे औजार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली की कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के प्रमाण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक, बी हो जाएगा चंद्रगुप्त, सी हो जाएगा हर्ष, एंड डी हो जाएगा अनंगपाल। तो इसका हमारा आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना था? तो ये हो जाएगा अनंगपाल, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन हमारा पीछे भी हमने किया था। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पाल वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए पीछे 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, अब हम तीसरी क्लास में फिर से ले रहे हैं इसको, थोड़ा बड़ा करके दे दिया वही क्वेश्चन। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल, बी हो जाएगा धर्मपाल, सी हो जाएगा देवपाल, एंड डी हो जाएगा नारायण पाल। तो ये सभी को पता होगा, हम 2 सेट्स में कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो गोपाल को संस्थापक जो है वहाँ के लोगों ने ही बनाया था, ठीक है। पाल वंश के बंगाल के लोगों ने, बंगाल का ही संस्थापक था, वहाँ के लोगों ने ही गोपाल को क्या बनाया था, पाल वंश का संस्थापक बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? हमने 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, उसमें से हमने देखा है कि मोस्टली ये 2 टॉपिक तो लिए गए हैं, मतलब जलियांवाला हत्याकांड और बंगाल विभाजन। काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हमें इसमें से। तो क्या पूछा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? मतलब इनकी मृत्यु किसके कारण हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी सिंह आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उधम सिंह, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोहन सिंह जोश। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी? उधम सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था?
ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, बी हो जाएगा विभाजन विरोधी आंदोलन, सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन और डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। और ये आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? माउंट एटना क्या है? यूरोप का ज्वालामुखी है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगाल, ऑप्शन बी हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीस एंड ऑप्शन डी हो जाएगा इटली। तो हमारा ऑप्शन जो ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ किसको माना जाता है? पुर्तगाल को माना जाता है। मतलब माउंट एटना कहाँ स्थित है? पुर्तगाल में स्थित है। ठीक है, और ये जो इसकी एक और विशेषता है कि ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। कौन? माउंट एटना। ठीक है, यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना किसमें? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बुक में, मतलब विश्व धरोहर स्थल में ये शामिल है। क्वेश्चन हमारा 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा ऑप्शन है नाइस, तीसरा ऑप्शन है इनावा एंड चौथा ऑप्शन है बेसाल्ट। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो आग्नेय चट्टान क्या होती हैं? इनका निर्माण किसके कारण होता है? क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त, मतलब जो गर्म मैग्मा होता है उसको ठंडा होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं, वो चट्टानें क्या कहलाती हैं? आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारी इसमें से आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है ये पूछा है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी हमारी नाइस जो है वो आग्नेय चट्टान ना होकर रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ, बी हो जाएगा ऊटकमंड, सी हो जाएगा दार्जिलिंग एंड डी हो जाएगा कोलकाता। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है हमारा? ये हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की है। आप देख सकते हैं कला वर्ग की जो है बुक है, जो कि पूरी स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल तो दिया ही रहेगा, इसके साथ ही हर चैप्टर के बाद आपको उसके जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो कि करीब 2700 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरी इस बुक में। और इसके साथ ही आपको 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होने वाले। तो ये पूरी बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंडेक्स है, जहाँ पर पहले आपका पूरा पैटर्न बताया गया। इसके बाद आप देखेंगे ये इंडेक्स है, जहाँ पर सामान्य ज्ञान और जो है हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनिंग, कला वर्ग सबके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको 6 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो इस तरीके से सॉल्व है। आप देख सकते हैं इसमें पूरा आंसर की और आंसर की के बाद भी डिटेल्ड आपका सोल्यूशन मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है इस बुक की। और इस प्रकार से आप देखेंगे थ्योरेटिकल आपको मिलेगा, फिर थ्योरी के बाद भी आपको उस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन जो भी आपके पास नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ऑनलाइन लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों से ही ले सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई बुक स्टोर से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। मानस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? एक नेशनल पार्क जरूर ही पूछा जाता है, इसकी डेट वगैरह भी पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, सॉरी ये हो जाएगा हमारा असम। मानस कहाँ स्थित है? असम में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब इसको कब बनाया गया था? 1990 में बनाया गया था।
तो इसमें मतलब इसमें जो जानवर रहते हैं उनके बारे में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से जानवर रहते हैं? गोल्डन लंगूर रहता है और जंगली भैंसा रहता है। ठीक है, काफ़ी ऐसे और भी कुछ और भी जानवर हैं जो रहते हैं। मतलब मोस्टली जानवर और डेट याद होनी चाहिए। तो इसको कब बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान? 1990 में। ठीक है, और कहाँ है? असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत में? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गंगा का मैदान, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ट्रांस हिमालय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट एंड चौथा ऑप्शन हो जाएगा मध्य भारत। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट विश्व में जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और इसमें क्या है, इसको भी विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और इसका क्या है, विश्व में 8वां स्थान है जैव विविधता के रूप में। ठीक है, पश्चिमी घाट का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब वोट कौन डाल सकता है, कितनी उम्र वाले इंसान वोट डाल सकते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन पहला हो जाएगा हमारा 18, पहला हो जाएगा 18 वर्ष, दूसरा हो जाएगा 21 वर्ष, तीसरा हो जाएगा 16 वर्ष, चौथा हो जाएगा 20 वर्ष। तो जो न्यूनतम आयु है वोट डालने की वो है 18 वर्ष। 18 वर्ष वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार है वोट डालने का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बी शंकर, बी हो जाएगा के हनुमतैया, सी हो जाएगा डॉक्टर SR सेन और डी हो जाएगा OB अलगेसन। तो कौन था सरकारी आयोग का अध्यक्ष, सदस्य? तो 14 का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर SR सेन जो थे वो सरकारी आयोग के सदस्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है हमारा, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किससे निहित है? भारत में जो निर्वाचनों का अधीक्षण है वो किस में निहित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत की संसद में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग में एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मतलब अधीक्षणों का जो है निर्वाचन कौन करेगा? तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या होगा? अधीक्षणों का संविधान में बताया भी गया है कि अनुच्छेद 324 मतलब क्या है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताया गया है। किस किस का निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, लोकसभा के अध्यक्षों का होता है, विधानसभा हेतु कुछ मतलब सदस्य होते हैं उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 324 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन करेगा? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद, ए हो जाएगा संसद, बी हो जाएगा राष्ट्रपति, सी हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष एंड डी हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है वो कौन करेगा? तो गठन में हमारा बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। और इसका जो आर्टिकल है वो है 263। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन होगा वो 263 के द्वारा किया गया था, किया जाएगा। और इसको किस वर्ष लागू किया था? तो इसको 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा
किया गया था। 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था और आर्टिकल है 263। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। ऑप्शन नंबर सी है संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य। एंड ऑप्शन नंबर डी है संघीय राज्य। तो भारत क्या है? भारत हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यों का संघ, मतलब कई राज्यों से मिलकर बना है, तो भारत क्या हो जाएगा? हमारा राज्यों का संघ कहलाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। मतलब भारत में कोई भी खर्चा करना है या फिर कोई भी सामान वगैरह खरीदना है या फिर कुछ भी मतलब पैसे का काम करना है, वो किसकी स्वीकृति से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा देश चलाया जाता है, उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हम क्या है वित्तीय वर्ष को चलाते हैं। तो ये क्या है, ये आर्टिकल किस में दिया है? 112 यानी कि 112 में भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष को कैसे क्या नाम चलाना चाहिए, कैसे उसको कैसे खर्चे को चलाना चाहिए, मतलब कैसे हमें खर्च करना चाहिए। ठीक है, बजट वगैरह जो बनता है वो संसद के अकॉर्डिंग ही बनता है। ठीक है, तो बजट को कैसे चलाना है उसके बारे में 112 के अनुच्छेद 112 में बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चौथी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाँचवीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छठी। एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सातवीं। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि गरीबी हटाओ का आह्वान जो है वो पंचवर्षीय आह्वान योजना का जो शामिल किया गया था, सम्मिलित किया गया था, वो क्या हो जाएगा? सातवीं। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें शामिल किया गया था और इसका कार्यकाल कितना था? 1974 से 1974 से 1979। ठीक है, 1974 से 1974 से 79। ठीक है, इतने टाइम तक इसका कार्यकाल चला था। ठीक है, गरीबी हटाओ पंचवर्षीय योजना कितने टाइम तक चली थी? ये वाली 1974 से 79। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार के साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। ऑप्शन है हमारा RBI। ऑप्शन बी है नाबार्ड। ऑप्शन सी है ARDC। एंड ऑप्शन डी है नेफेड। ऐसी कौन सी संस्था है जो सभी मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? तो ये हो जाएगी हमारी नाबार्ड। नाबार्ड योजना है जो हमारी सभी आवश्यकताओं की साख वगैरह सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसका जो मतलब इसको शुरू किया गया था 12 जुलाई, इसका स्टार्टिंग हुई थी 12 जुलाई 1982। मतलब इसको शुरू कब किया था नाबार्ड योजना का? ऐसा भी पूछ सकते कि नाबार्ड योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को इसको शुरू किया था और ये कृषि एवं ग्रामीण विकास की क्रियाओं के सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती? ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? नंबर ए हो जाएगा उपहार कर। बी हो जाएगा मनोरंजन कर। सी हो जाएगा व्यक्तिगत कर आय कर। एंड डी हो जाएगा निगम कर। तो ऐसा कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोरंजन कर है वो केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन हो जाएंगे 1947,
ऑप्शन बी हो जाएगा 1996, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1972 एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1990। मतलब क्या है, उन्मूलन पहली बार किस वर्ष किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1949 में भारत में रुपए का उन्मूलन पहली बार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कार्बन टैक्स लगाने वाली विश्व का प्रथम देश कौन सा था। कार्बन टैक्स, ठीक है। तो कार्बन टैक्स विश्व में सबसे पहली बार कहाँ लगाया था, न्यूजीलैंड में। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ए ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन, बी ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील एंड डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला कार्बन टैक्स कहाँ लगा था, न्यूजीलैंड में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारे साथ जुड़ते रहिए।